हेलो एवरीवन, मेरे और आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पे वापस आपका स्वागत है। तो आई होप आप हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। बिकॉज इस वाली वीडियो में हम क्या लाए हैं, वाई इज़ फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। तो ये वाली वीडियो इज़ ऑल अबाउट वाई इज़ फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। बिकॉज हमने फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर स्टार्ट किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर में हमने बेसिक पढ़ लिया था। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम बता दिया था मैंने, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज बता दिए थे मैंने, फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज भी बता दिया था, मैनेज फ्लोटिंग वगैरह भी बता दिया था। तो इस वाली वीडियो में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, वाई इज़ फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। शुरुआत के 3 पॉइंट को मैंने डिफाइन नहीं किया है, इसमें लिखा नहीं है, बिकॉज ईजी से पॉइंट है, आपको 2 मिनट में समझ में आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने टेलीग्राम पर ग्रुप बना दिया है हम बच्चों के लिए, ताकि आप मुझसे इंटरेक्ट कर पाएँ, आप मुझसे कोई भी क्वेरी हो वो पूछ पाएँ, और मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड कर दूं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब के लिए। अगर आपको टेलीग्राम का चैनल का, टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें डेली अपडेट्स आते रहेंगे। बट मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ चाहिए कि आपका इंटरेक्शन चलता रहे वहाँ पर। आप क्वेरीज पूछें, आप डाउट्स पूछें, आप पूछें कि ऐसा हुआ क्यों है, तभी मेरे को भी अच्छा लगेगा आपको पढ़ाने में और आपको भी अच्छा लगेगा समझने में। तो ये बात तो ये हो गई। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं करा है अभी तक, और वीडियो को रेकमेंड भी कर दीजिए दूसरे से। तो मैंने अराउंड 1 मिनट 30 सेकेंड का बोल दिया है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं वाई इज़ फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। तो वाई इज़ फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती क्यों है, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए क्यों होती है कंट्री को। तो इसके अलग अलग पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। तो इंटरनेशनल लोन लिया, मानिए एक कंट्री है, जैसे ग्लोबलाइजेशन आया उसके बाद क्या है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंटरैक्ट करने लगी, ट्रेड करने लगी, तो भाई दूसरी कंट्री से लोन वगैरह भी लेने लगी। ठीक है, अब लोन ले लिया। अब मानिए इंडिया है, हम इंडिया हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इंडिया है, दूसरी कंट्री से लोन लिया है इंडिया ने। अब लोन दूसरी वाली कंट्री भाई मांगेगी तो सही। अब दूसरी वाली कंट्री लोन मांगेगी तो वो क्या मांगेगी, वो क्या कहेगी कि आप रुपये में दे दो, नहीं, वो कहेगी कि जो मेरी करेंसी है आप उसमें दीजिए, आप उसके अकॉर्डिंगली दीजिए कि आपको कितना देना है। अगर मानिए यूएस से है तो यूएस डॉलर में मांगेंगे और यूएस डॉलर के अकॉर्डिंगली ही माना जाएगा। ये नहीं है कि जो यूएस डॉलर की करेंसी है उसके इक्वल नहीं दिया गया हो। अगर यूएस डॉलर 80 रुपीज़ चल रहा है तो 80 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली ही प्रोवाइड किया जाएगा, और किस में किया जाएगा, यूएस के डॉलर में प्रोवाइड किया जाएगा लोन को। तो सबसे ईजी सा पॉइंट है। तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या होती है कि अगर किसी और कंट्री से लोन लिया है तो उसको क्या करना है, हमें रीपेमेंट करना है, उसका पेमेंट वापस करना है, उसको पैसे देने हैं वापस। तो हम अपनी करेंसी पे तो नहीं दे पाएंगे, जिस करेंसी में वो डील करती है उसमें हम दे पाएंगे। तो ये चीज़ हो गई पहला पॉइंट। अब दूसरा बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब मानिए काफ़ी बच्चे होंगे, आई थिंक काफ़ी बच्चों ने सोचा होगा कि हम एक काम क्यों नहीं करते, हम जो दुनिया की टॉप कंपनीज़ हैं, गूगल वगैरह हुई, अमेज़ॉन हुई, फेसबुक वगैरह हुई, इन सब में हम इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये इंडिया की कंपनीज़ नहीं है, यह आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे नहीं मिलेगी, BSE NSE वगैरह पे नहीं मिलेगी, आपको अलग से करनी पड़ेगी। बट अब ये तो नहीं है कि आप उनको रुपीज़ प्रोवाइड कर दो। अगर आपको उस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आपको डॉलर्स वगैरह चाहिए, जिस कंट्री की कंपनी है उस कंट्री की करेंसी चाहिए। तो वही चीज़ है, इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज वगैरह डिमांड करी जाती है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है, फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा क्या है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी चलता है। ट्रेड तो एक कंट्री के बीच में, एक से दूसरी कंट्री के बीच में काफ़ी चलता है। तो अब मानिए अगर आपने, जैसे कोई भी कंट्री हुई, यूके हुई, अगर आपने यूके से सामान मंगाया है, आपने इंपोर्ट करवाया है सामान, आपके कंट्री में सामान आता है यूके वगैरह से, कोई बाहर की कंट्री से सामान आता है, तो अब वो रुपीज़ तो नहीं लेंगे। अब वो कौन सी करेंसी लेंगे, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, वो कौन सी करेंसी वो लेंगे, जो उनकी करेंसी है, जो उनकी कंट्री में करेंसी चलती है वही करेंसी ली जाएगी। जैसे यूके में पाउंड चलेगा तो पाउंड में ही पैसे लिए जाएंगे। ये नहीं है कि आप जाके रुपये दे दो, हाँ ये रहे पाउंड अराउंड 103 रुपीज़ चल रहा था जहाँ तक मुझे पता है। आप ये नहीं बोल सकते ये लो 103 रुपये हैं रख लो ऐसे, वो कहेंगे ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो वो कहेंगे कि मुझे पाउंड में ही चाहिए। तो फॉरेन एक्सचेंज इसलिए भी डिमांड की जाती है। एक तो रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स हो गया, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, एक इम्पोर्ट्स भी हो गया। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ वाला। तो ये फोर्थ वाला इतना डायरेक्ट नहीं है इन तीनों की तरह, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा बहुत लिख दिया है। तो फोर्थ वाला क्या है, डायरेक्ट परचेसेस अब्रॉड। आपको ये वाला पॉइंट याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट परचेसेस अब्रॉड।
जैसे आप इसकी मीनिंग समझ जाओगे आपको ईजी हो जाएगा, बट ये वाला पॉइंट आपको सेम टू सेम याद रखना है और सेम टू सेम लिखना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए और पूरे नंबर चाहिए तो डायरेक्ट परचेज अब्रॉड क्या होता है? मानिए आप हैं, आप 12th के बाद मानो कहीं और गए, कोई भी कंट्री में, मान लो यूएस हुआ, यूएसए, यूके, रशिया, जर्मनी वगैरह कहीं पे भी गए, तो आपको वहाँ पे कोई सामान खरीदना है। अब मानिए आप कोई जगह पे रहेंगे, तो अब जगह पे रहेंगे तो वो कौन सी करेंसी मांगेगा? मानिए आप एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, आप गए यूएस के अंदर रहने चले गए, यूएस के अंदर आगे की पढ़ाई करने चले गए और आपने वहाँ पे लिया कमरा, एक रेंट पे ले लिया, तो वो आपसे रेंट किस करेंसी में मांगेगा? अब आप ये तो नहीं कह दोगे कि ये लो 80 रुपये हैं मेरे पास, तुम्हारे डॉलर के बराबर हो गया, 80 रुपये के अकॉर्डिंगली मैं तुम्हें दे दे रहा हूँ जितना भी रेंट हो रहा है, ये तो नहीं कहोगे आप। वो क्या कहेगा, इसका क्या करूँ मैं, इस 80 रुपये का क्या करूँ मैं, ये रुपीज़ का करूँ क्या मैं? ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वहाँ पे क्या चलती है, यूएस का डॉलर चलता है, तो वो मांगेगा यूएस डॉलर में। अगर आपको कोई बेसिक सी चीज़ भी खरीदनी है तो वहाँ पे किस में खरीदनी पड़ेगी? डॉलर में। आप इंडियन रुपीज़ में तो नहीं खरीद पाओगे। तो ये सब चीज़ हो गई। तो पीपल ऑफ आर कंट्री, मानिए हमारी कंट्री के लोग बाहर फॉरेन कंट्री में विजिट करने भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, बहुत से लोग भाई अमीर लोग हैं घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे सामान वगैरह खरीदते हैं। सामान खरीद लिया, ठीक है, घूमने गए तो सामान तो खरीदना है, सोवेनियर तो चाहिए हमें, तो घूमने गए सामान खरीदा, तो सामान किस करेंसी में खरीदना पड़ेगा? जो वहाँ चलती है। आप अपनी करेंसी में नहीं खरीद सकते, जो वहाँ चलती है उसी करेंसी में आपको खरीदना पड़ेगा। तो अब हम बात करें फिफ्थ वाला, ग्रांट्स एंड डोनेशन। ग्रांट्स एंड डोनेशन वगैरह क्या होता है? एक ही चीज़ है ग्रांट्स एंड डोनेशन, कि डोनेट करना, जैसे अर्थक्वेक के लिए होता है या फिर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह हो गया, कोई भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई, तो उसके लिए क्या करना? डोनेट करना। तो ग्रांट्स एंड डोनेशन, या फिर इसे हम यूनिलेटरल पेमेंट भी बोल सकते हैं। आप बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले टाइम पे पढ़ेंगे इस चीज़ को, यूनिलेटरल पेमेंट। तो ग्रांट्स एंड डोनेशन बोलो या यूनिलेटरल पेमेंट्स बोलो, एक ही चीज़ है। तो ग्रांट्स एंड डोनेशन जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देते हैं, वो हम किस में देंगे? फॉरेन एक्सचेंज में, जो उनकी करेंसी है उसी में तो देंगे। अब ये तो नहीं है भाई कि रुपी ले लो, अब वो कहेंगे कि मैं क्या करूँगा इस रुपी का, आप मेरे को, अगर आपको पैसा देना है तो आप मेरी करेंसी में दीजिए। इसके लिए भी क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज डिमांड की जाती है। भाई अगर दूसरे को पैसा देना है उसकी करेंसी में, तो हमारे पास तो उसकी करेंसी होनी चाहिए, वही चीज़ है बस। तो अब हमारा सिक्स वाला क्या है? पेमेंट्स ऑफ इनकम। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो अब हम पढ़ते हैं। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन दी डोमेस्टिक इकोनॉमी। डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब जिसमें आप रह रहे हैं। ऑल्सो अराइज फॉर द पेमेंट ऑफ फैक्टर इनकम, जैसे रेंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ, डिविडेंड हुआ एंड वेजेस हुआ, विच आर सेंट अब्रॉड। मतलब मानिए जिस आप इस कंट्री में रह रहे हैं, आप इंडिया में रह रहे हैं, तो आपको अगर बाहर का कोई पेमेंट करना है, बाहर का पेमेंट करना है, तो आपको बाहर का पेमेंट किस करेंसी में करना पड़ेगा? जो उसकी करेंसी है, जो उस करेंसी चलती है उस कंट्री में, आपको उसी की अकॉर्डिंगली उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपकी डोमेस्टिक कंट्री तो क्या हो गई? इंडिया हो गई। हाइपोथेटिकल एग्जांपल मान ले रहे हैं, अगर कोई और बाहर से भी है तो बाहर से मान ले रहे हैं, आप अपना मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या हो गई हमारी, जिसमें हम पहले से ही हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड डोमेस्टिक इकोनॉमी में कब राइज होगी? जब उसको फैक्टर इनकम, जैसे फैक्टर इनकम कौन सी हुई? रेंट वगैरह हुआ, प्रॉफिट वगैरह हुआ, उन सब की वजह से क्या हो सकती है? एक करेंसी की, एक फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड राइज हो सकती है एक इकोनॉमी के अंदर। तो बेसिक सी चीज़ है, आपको रेंट वगैरह पे करना है, इनकम वगैरह पे करनी है। अगर इनकम वगैरह चाहिए तो आपको बाहर की करेंसी से तो नहीं काम चलेगा, आपको चाहिए इंडियन रुपीज़। यही चीज़ होती है, यही चीज़ हो गई। अगर आपके पास कोई इनकम आ रही है, मान लीजिए आपका कोई बाहर बंगला है, कोई दूसरी कंट्री में बंगला है और वहाँ पे लोग रहते हैं आपके, तो आपके पास रेंट आ रहा है। अब आपके पास जो रेंट आ रहा है वो आपको अपनी करेंसी में चाहिए होगा ना। ये नहीं है ना कि जिस करेंसी में वो भेज रहे हैं उस करेंसी काम चल जाएगा। जिस करेंसी की आपको ज़रूरत है वो आपको चाहिए, जिस डोमेस्टिक इकोनॉमी में आप रहते हैं उस करेंसी आपको चाहिए, उस इकोनॉमी की आपको करेंसी चाहिए। तो वही चीज़ हो गई। तो आई होप पॉइंट बेसिक सा है, बस यहाँ पे फैक्टर इनकम बोल दी गई है, बस रेंट इंटरेस्ट वगैरह हुई। सेम पॉइंट बोल रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज डिमांड किस लिए किया जाता है, बस। तो अब हम बात करते हैं सेवन्थ वाला, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग क्या होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग करेंसी लाइक यूएस डॉलर इज डिमांडेड बाय पीपल फॉर पर्पस ऑफ स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। तो इसको हम लिखा हुआ कुछ नहीं पढ़ रहे, बस आपको इतना याद रखना है कि ये क्या है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग क्या होगी? जैसे स्टॉक मार्केट होता है, आप लोग जानते होंगे कि काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि आज स्टॉक खरीद लिया, अब उसकी वैल्यू कल तक बढ़ गई तो बेच दिया। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं
कि जिस करेंसी का लगता है कि उसकी वैल्यू बढ़ के हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, उस करेंसी को ख़रीद लिया कम दामों पे, और उसको क्या कर दिया, जब उसके रेट्स बढ़ जाएंगे तो उसको बेच दिया, बीच में क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो फॉरेन एक्सचेंज में भी सेम टू सेम होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग करेंसी हुई, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है। यूएस डॉलर वगैरह हुए, जैसे ऐसी करेंसीज जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग करेंसीज है। इनके कंपैरिजन में बाकी करेंसीज को नापा जाता है और उसके अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि किस में ज़्यादा स्कोप है, कौन ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड कर पाएगी। तो इसी के चक्कर में क्या होता है, करेंसीज को खरीदा जाता है। मतलब क्या करने के लिए, प्रॉफिट वगैरह कमाने के लिए, ट्रेड करने के लिए करेंसीज को खरीदा जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों होती है इकोनॉमी के अंदर। तो आई होप सारे पॉइंट समझ में आ गए हों। अराउंड 11 मिनट की वीडियो बन गई है, तो मैं और ज़्यादा आगे नहीं लेता। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप टेलीग्राम लिंक पे, जो टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उसमें भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स यूज़ कर भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने नहीं करा है, और वीडियोज़ को रिकमेंड भी कर दीजिए। इसी के साथ अलविदा, शुक्रिया एंड थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस डे।